वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग दोस्तों क्वांटम स्कैटरिंग को डीप से समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें अपन एमएससी फिजिक्स जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है उसको भी कवर करेंगे और साथ में साथ दोस्तों सीएसआई नेट और गेट और जिनके जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उससे रिलेटेड अपन प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा ये एमएससी फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए रहेगा और किसी के बीएससी में क्वांटम स्कैटरिंग है उनके लिए भी रहेगा। और जो भी सीएसआई नेट और गेट में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं जेएसटी टीएफआर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे और डीयू एमएससी फिजिक्स के जो प्रोग्राम रहेगा उनके लिए भी इंफॉर्मेटिव रहेगा। तो इसमें अपन पहले शॉर्ट रिवीजन करेंगे स्कैटरिंग थ्योरी का, ठीक है। फिर शॉर्ट रिवीजन करने के बाद दोस्तों फिर अपन प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है भाई। तो बिल्कुल मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो भाई स्कैटरिंग क्या होती है? क्वांटम स्कैटरिंग का मतलब होता है कि जब एक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन हो जाए या प्रोटॉन हो जाए किसी पोटेंशियल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे एटम या न्यूक्लियस या बैरियर के पास से गुजरता है, मतलब किसी इससे पास से गुजर रहा है तो उसका वेव फंक्शन कैसे बदलता है। वेव फंक्शन कैसे बदलता है, दैट मीन्स उसमें क्या होता है, डिस्टर्बेंस आ जाता है, उसमें वेलोसिटी में एक डायरेक्शन में चेंज आता है। मतलब माना है कि मेरा एक न्यूक्लियस है, दैट इसका लिए मेरा एक न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस में ये पार्टिकल ये मेरा न्यूक्लियस है जिसको मैं एटम बोल सकता हूँ। ये कोई पोटेंशियल है, किसी पोटेंशियल जिसमें एटम भी हो सकता है, न्यूक्लियस भी हो सकता है और बैरियर भी हो सकता है। तो ये एटम आ रहा है, फोटोन आ रहा है, तो इससे गुजर रहा है, तो ये जैसे आ रहा है फिर इसमें डायरेक्शन में चेंज आ गया तो इसकी वेलोसिटी में डायरेक्शन में जो इंसिडेंट पार्टिकल हो रहा था उसकी वेलोसिटी में ट्राई के इंटरेक्शन के दौरान ये क्या मेरा टारगेट पार्टिकल है। तो इस टारगेट पार्टिकल से जब ये इंटरेक्ट करने लगा, ये जो इंसिडेंट हो रहा था, तो ये पार्टिकल जब इस टारगेट से इंटरेक्शन कर रहा था या स्ट्राइक कर रहा था तो उसमें क्या हो रहा है कि वेलोसिटी में चेंज, डायरेक्शन में चेंज आ गया। तो इसको ही क्या बोलते हैं, ये जो पार्टिकल हो रहा है ये स्कैटर हो गया, तो उसके स्कैटरिंग बोलते हैं। अब क्वांटम स्कैटरिंग हम क्या देखते हैं, क्वांटम स्कैटरिंग में पार्टिकल किसी टारगेट से टकराता है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट हो सकता है या ट्रांसमिट हो सकता है। वेव नेचर के कारण प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड हर डायरेक्शन में होती है। जो वेव नेचर होती है उसके कारण से प्रोबेबिलिटी मतलब इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, किधर भी आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड हर डायरेक्शन में हो सकती है। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड और क्रॉस सेक्शन अपन फाइंड आउट करेंगे में पता चलता है कि दोस्तों किस डायरेक्शन में पार्टिकल जाने का कितना चांस है। मतलब जो अपन स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकालेंगे या क्रॉस सेक्शन निकालेंगे उससे अपन पता चलता है किस डायरेक्शन में पार्टिकल के जाने की कितना चांस है। तो क्लासिकल में पार्टिकल सीधा जाता है, क्वांटम में वेव लाइक स्पीड करता है। तो एक तो अपन ने क्लासिकल स्कैटरिंग पढ़ी थी, क्वांटम स्कैटरिंग है। तो क्लासिकल में तो पार्टिकल सीधा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, पर क्वांटम में जो वेव होता है लाइक स्पीड करता है। पार्टिकल वेव एनालिसिस में टोटल वेव को इस स्पेरिकल वेव्स में बनता है। इसमें यहाँ पर अपन स्पेरिकल सरफेस एरिया भी निकालेंगे, डिफ्रेक्शन क्रॉस सेक्शन भी निकालेंगे और टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया भी निकालेंगे, जिससे अपन को क्वेश्चंस भी आते हैं। तो स्कैटरिंग थ्योरी क्या होती है कि द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट डायरेक्शन व्हेन द स्ट्राइक टू अ टारगेट। तो ये रदरफोर्ड स्कैटरिंग हो सकती है, एक्सरे हो सकती है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन स्कैटरिंग हो सकती है। इसमें मेन चीज़ आएगी दोस्तों, सबसे पहले अपन नॉर्मल स्कैटरिंग देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो पार्टिकल जो लाइक पार्शियल वेव एनालिसिस जिसकी स्कैटरिंग होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका मेरा मेन टारगेट है इस वीडियो बनाने का, उस रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो डिफरेंस स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का जो फॉर्मूला होता है d/d⁻, नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड इन यूनिट सॉलिड एंगल पर यूनिट टाइम अपॉन होता है इनकमिंग पार्टिकल फ्लक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में जो फ्लक्स होता है दोस्तों वह फ्लो करंट को बताता है, दैट मीन प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिससे जो अपन जैसे इंडिकेट करते हैं। तो माना है कि दोस्तों ये मेरा क्या हो रहा है, ये मेरे एक रिंग कंसीडर कर लियो, यहाँ से मेरे क्या हो रहे हैं, ये इंसिडेंट पार्टिकल जा रहे हैं। तो ये मेरे पार्टिकल क्या हो रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं। तो मैंने बी रेडियस की एक रिंग कंसीडर कर ली और ये जो मैंने इसके चारों तरफ ये बी रेडियस की एक रिंग कंसीडर कर ली। पार्टिकल जा रहे हैं, तो ये जो पार्टिकल जा रहा है शुरुआत में इंसिडेंट पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल की डायरेक्शन ये थी, और यहाँ से इसके जो रिंग कंसीडर इसके सेंटर से ये मेरा क्या है, सेंटर ऑफ टारगेट जिस पर मेरे को इसको भेजना है। तो सेंटर ऑफ का टारगेट मेरा ये है। तो पार्टिकल जा रहा, कोई दिक्कत नहीं थी।
आ रहा है, बट जैसे इसके साथ में इंटरेक्शन हुआ तो ये क्या हो गया, ऐसे स्केटर्ड हो गया। स्केटर हो गया मतलब इसकी इंसिडेंट जो वेलोसिटी थी वो चेंज हो गई, तो ये स्केटर हो गए, एंगल थीटा बना दिया, जो इस प्रकार से ये शो हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से भी आ रहा है और ये इस प्रकार स्केटर हो गया, तो ये एंगल डी थीटा यहाँ पर कंसिडर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर थीटा और ये डी थीटा इन दोनों के बीच में हो जाए, तो डी सिग्मा अपॉन, तो यहाँ पर जो एंगल, यहाँ पर एक डिटेक्टर लगा होगा तो डिटेक्ट करेगा आपके स्केटर पार्टिकल को, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा दोस्तों वह सॉलिड एंगल की तरह बिहेव करेगा। सॉलिड एंगल इज इक्वल टू डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी आर स्क्वायर। तो ये जो फैलेगा ना ये इस प्रकार से होगा, देखना ये इस प्रकार से होगा, ये देखना, तो ये इस प्रकार से सॉलिड एंगल का बिहेवियर शो करेगा, जो इस प्रकार से सॉलिड एंगल बनाएगा। तो ये डी, ये जो होगा ये डी ओमेगा को कंसिडर करेगा, तो डी ओमेगा जो डी एस अपॉन डी ए, तो डी एस क्या होगा दोस्तों, ये इधर वाला होगा अपॉन डी ए। तो डी एस क्या होता है दोस्तों, इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर साइन थीटा ये इंटू आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर है। तो ठीक है, तो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, मैंने बोला है नंबर ऑफ पार्टिकल स्केटर इन यूनिट सॉलिड एंगल पर यूनिट टाइम, तो नंबर ऑफ पार्टिकल यूनिट सॉलिड पर यूनिट टाइम अपॉन जे क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी फ्लक्स को क्या क्वांटम मैकेनिक्स में क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो इसका जो बी, अब बी क्या है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जहाँ पर टारगेट का सेंटर से निकल अलाइन लाइन और एक जो इंसिडेंट पार्टिकल जा रहा है उसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी अपॉन साइन थीटा और डी बी अपॉन डी थीटा, ये इसका जनरल फॉर्मूला है, इसको याद कर सकते हो। तो सिग्मा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ये टोटल स्केटरिंग को बताएगा। तो यहाँ से डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा की वैल्यू कुछ आ गई, तो मैं यहाँ से सिग्मा की वैल्यू दोनों की तरफ, यहाँ पर डी सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ पर जो आया डी ओमेगा हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों तरफ क्या हो जाएगा डी ओमेगा की तरफ कंसिडर, तो सिग्मा की वैल्यू आराम से टोटल स्केटरिंग को उठा सकता हूँ। तो ये जो मेरा टोटल स्केटरिंग होता है ना भाई, ये टोटल स्केटरिंग क्या बताता है, मतलब टोटल जो स्केटरिंग होता है, ये मेरा टोटल स्केटरिंग एक न्यूट्रॉन स्केटरिंग की तरह बिहेव करता है, जिसमें अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ स्केटरिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मानो कि यूरेनियम 35 है, 235 है, या यूरेनियम 238 है, इन पर जब मैं न्यूट्रॉन का जो इंटरेक्शन कराता हूँ तो ये स्लो न्यूट्रॉन ही इंटरेक्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो टोटल स्केटरिंग होता है वो टोटल स्केटरिंग क्या होता है, वेलोसिटी के रेसिप्रोकल रहता है। तो जिसकी वेलोसिटी कम रहेगी उसका टोटल जो सिग्मा टी होगा वो ज़्यादा रहेगा। तो जो सिग्मा टी ज़्यादा रहने के लिए वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा, तो स्लो न्यूट्रॉन ही यहाँ पर इंटरेक्ट कर पाते हैं। और ये यूरेनियम 235 यूरेनियम 238 में से यूरेनियम 235 के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया रहेगा वो क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा होगा। ओके, तो इसका जो सरफेस एरिया रहेगा यूरेनियम 235 का वो ज़्यादा रहेगा। तो जो टोटल क्रॉस सेक्शन जो रहेगा वेलोसिटी के रेसिप्रोकल रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख भी सकते हो, न्यूमेरिकल है छोटा सा। तो डी सिग्मा अपॉन डी की वैल्यू दे रखी है, जे की वैल्यू दे रखी है, जो एन है नंबर ऑफ पार्टिकल स्केटर पर यूनिट टाइम निकालना है। तो डी सिग्मा अपॉन डी, डी एन अपॉन डी ओमेगा टी अपन हो गया, डी एन हो चुका है ये। तो यहाँ से तुम आराम से डी एन एस अपॉन डी टी ये निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट टाइम, तो ये फाइंड आउट करना है। तो तुम इसको ऐसे निकाल सकते हो, डी ओमेगा क्या हो गया मेरा, एक प्रकार से साइन डी थीटा डी फाई ही होता है। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 2 पाई आर। तो जब मैं इसको सॉलिड एंगल को बिल्कुल डीप से देखूंगा तो यहाँ पर एक आर रेडियस का जाएगा, तो ये आर साइन थीटा बनाएगा। तो ये क्या होगा, 2 पाई आर साइन थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन करने के बाद ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको जो मेन पार्ट है अपना, जो स्केटरिंग बोर स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन से रिलेटेड है, जो क्या है दोस्तों, बोर स्केटिंग क्रॉस सेक्शन से रिलेटेड है मेरा, क्या है, जिससे इससे ही अपना मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। यहाँ से अपन प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे और यही अपने जो DU केमिस्ट्री इसका जो प्रोग्राम होता है उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। साथ ही साथ CSI नेट में एक क्वेश्चन इसका पक्का है, तो दोनों कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को बने रहिए आप। अब अपने भाई रामबाण आप बिल्कुल ध्यान दे लेना, बिल्कुल शानदार तरीके से जो चीज़ें बताऊँगा वो चीज़ें दिमाग में रख लेना और वही चीज़ें तुम्हारे पूछी जाएगी। तो अपन ने डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला निकाला है, डी सिग्मा अपॉन
डी ओमेगा, ये मेरा डिफरेंशियल स्केटरिंग फॉर्मूला होता है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, बोर स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू बोर अप्रोक्सीमेशन के अनुसार ही बात कर रहा हूँ मैं। बोर अप्रोक्सीमेशन जो होता है, इस बोर अप्रोक्सीमेशन के अनुसार जो यहाँ पर अपन निकालेंगे एम्पलीट्यूड स्केटरिंग, तो एफ ऑफ थीटा निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ थीटा होता है दोस्तों अपनेरा स्केटरिंग एम्पलीट्यूड, और ये क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस कर रहा हूँ मैं भी, बिल्कुल डीप से समझाऊंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जब मैं इसको बिल्कुल सोल्व कर लूँगा तो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा कोमा फाई, ये इसके इक्वल रहेगा। और उसके बाद और इम्पोर्टेंट्स फॉर्मूले रहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल जो केसेस बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, सभी के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले किसको, तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मेरा टारगेट पार्टिकल है, सेंटर ऑफ टारगेट है, वो ये मेरा टारगेट न्यूक्लियस है, जो भी है जो टारगेट है। यहाँ से मेरी अब क्या जा रही है, प्लेन वेव जा रही है। क्या जा रही है मेरे मित्र, यहाँ से जा रही है प्लेन वेव। पार्टिकल वेव एनालिसिस को अपन समझ रहे हैं, यहाँ पर पार्टिकल वेव एनालिसिस को अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टिकल वेव एनालिसिस टॉपिक है जो CSIR नेट और MSc फिजिक्स के में पूछा जाता है। तो पार्टिकल प्लेन वेव दोस्तों यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, तो प्लेन वेव जा रही है, सॉरी ये न्यूक्लियस थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ये जो मेरा सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है इसको मैं ऐसा बना देता हूँ। तो ये पार्टिकल वेव प्लेन वेव जा रही है। अब प्लेन वेव जा रही है, जब इनसे इंटरेक्ट करेगी तो ये क्या होगी, स्केटर हो जाएगी, और यहाँ पर बहुत सारे स्केटर हो गए, बहुत सारे ऊपर इधर भी चल जाएगी। तो यहाँ पर स्पेरिकल प्लेन वेव बना लेगी जो प्लेन वेव से मिलकर बनती है, तो स्पेरिकल सरफेस बना लेगी जो प्लेन वेव से मिलकर बनेगी। तो ये मेरा टारगेट है। तो इसमें क्या होगा कि जो वेव फंक्शन होगा, वेव फंक्शन एक जो नॉर्मल इसका जो वेव फंक्शन आएगा वो ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर, माना कि ये जेड डायरेक्शन के अलोंग जा रही है, जेड डायरेक्शन के अलोंग जा रही है। तो भाई ये तो इंसिडेंट होने वाली प्लेन वेव, ये क्या है, मेरी इंसिडेंट वेव फंक्शन है। इंसिडेंट, क्योंकि अपन क्या समझ रहे हैं, पार्टिकल वेव एनालिसिस को समझ रहे हैं, तो इंसिडेंट वेव फंक्शन की बात करें, इंसिडेंट वेव फंक्शन है। अब यहाँ से स्केटर हुआ है ना भाई, यहाँ पर स्केटर्ड वेव फंक्शन में आना चाहिए कुछ ना कुछ। तो स्केटर्ड जो वेव फंक्शन आएगा वो किस पर डिपेंड करेगा, पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा। और हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल होता है वो किसके रेसिप्रोकल होता है, आर के डिस्टेंस, मतलब आर के रेसिप्रोकल रहता है। तो मेरा जो पोटेंशियल रहेगा वो क्या होगा, आर। जब आर टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो मेरा जो पोटेंशियल रहेगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरा जो यहाँ पर स्केटर्ड वेव फंक्शन आएगा वो आएगा ई की पावर के आर अपॉन आर, क्योंकि 1/r आएगा। और यहाँ पर एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा क्योंकि स्केटर हो रहा है, तो कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो यहाँ पर एक एफ ऑफ थीटा, दैट इज कॉल्ड मेरा क्या होगा, ये स्केटरिंग एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ये एफ ऑफ थीटा मेरा क्या कहलाएगा मित्र, स्केटरिंग एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर जो अपन रीजन कंसिडर कर रहे हैं ना भाई, तो ये जो रीजन अपन कंसिडर कर रहे हैं वो रीजन क्या होगा, वो रीजन है मेरा भाई एसिमेट्रिक रीजन, सिमेट्रिक रीजन। ये एसिमेट्रिक रीजन क्यों कंसिडर करा, क्योंकि अपन मान रहे हैं कि जो पार्टिकल है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल है ना, यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अपन कह रहे हैं कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल गेट्स फ्री है फ्रॉम इंटरेक्शन इनटू द टारगेट। यहाँ पर पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, फ्री है फ्रॉम द इंटरेक्शन टू द टारगेट। टारगेट से इंटरेक्शन करने के लिए भाई पार्टिकल बिल्कुल फ्री है, इंटरेक्शन टू द टारगेट। तो मेरा जो वेव फंक्शन बन रहा है वो वेव फंक्शन बनेगा, ए कॉमन ले लिया, ई की पावर, अब यहाँ पर जे डायरेक्शन में जा रहा है, जे डायरेक्शन में, तो ये के डॉट जे, उसको मैं के जेड लिख सकता हूँ आराम से, प्लस एफ ऑफ थीटा हो चुका है। ये ई की पावर आयोटा के आर रहेगा अपॉन आर रहेगा। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, इंसिडेंट प्लेन वेव।
इंसिडेंट प्लेन वेव, और एफ ऑफ थीटा क्या कहलाएगा, एफ ऑफ थीटा कहलाएगा मेरे भाई स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। ओके, ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी। अब जो मैंने बताया था कि डी सिग्मा अपॉन ये एफ ऑफ थीटा कोमा फाई के इक्वल कैसे आता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अपन जानते हैं कि जो डिफरेंशियल अपन ये जानते हैं कि डिफरेंशियल स्कैटरिंग जो क्रॉस सेक्शन होता है डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, जो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट टाइम इन यूनिट सॉलिड एंगल पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे इन यूनिट सॉलिड एंगल पर यूनिट टाइम, और इनकमिंग पार्टिकल फ्लक्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट इन यूनिट एंगल इन यूनिट सॉलिड एंगल और यूनिट टाइम अपॉन नंबर ऑफ, ये जेड क्या रहेगा, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा, फ्लक्स यानी कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर हो चुका है। अब मैं ये कर रहा हूँ एन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, एक प्रकार से डी एन अपॉन डी एन एक नंबर ही तो है, ये मेरा क्या होगा, स्कैटर नंबर ऑफ पार्टिकल है, स्कैटर्ड हो चुका है, और ये क्या है, इंसिडेंट है। तो ये भाई स्कैटर अपॉन इंसिडेंट डेट मीन्स ये क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो चीज़ आएगी डी एन अपॉन एन, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग को रिप्रेजेंट कर रही है, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आउटपुट अपॉन स्कैटरिंग अपॉन इनपुट, तो ये क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग को रिप्रेजेंट करेगी भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग को रिप्रेजेंट करेगी, करेगी नहीं करेगी। और यहाँ पर जो जेड है ना, ये जेड बताएगा इंसिडेंट पार्टिकल फ्लक्स को, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को। ये क्या बता रहा है, इंसिडेंट पार्टिकल फ्लक्स को, और इंसिडेंट पार्टिकल फ्लक्स ही क्या है मेरा, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एच कट अपॉन एम इमेजनरी साई स्टार इंसिडेंट होने वाला और साई डेल साई। ओके, तो एन पार्टिकल्स है तो एन इंसिडेंट हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग को मैं क्या बताऊंगा, स्कैटरिंग, क्योंकि ये तो मेरा क्या है, स्कैटरिंग वेव फंक्शन ही है, और ये मेरा क्या है, इंसिडेंट वेव फंक्शन है। तो ये डी टू हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ये जो डी टू हो जाएगा देट इस का क्या जाएगा, साई एस कंजुगेट और साई एस सी और डी टू। ओके, कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा सिस्टम। तो सबकी वैल्यू यहाँ पर अब रख देना है, ठीक है। डी ओमेगा जेड की वैल्यू, सबकी वैल्यू अब इंसिडेंट पुटअप करें। तो मैं जानता हूँ कि साई इंसिडेंट जो होता है वो होगा ए आयोटा के आर, और साई एस सी क्या होगा, ए एफ ऑफ टीटा ई की पावर आयोटा के आर अपॉन आर। तो ये मोड लेने पर मतलब इसका कंजुगेट और इसका, तो कंजुगेट लूँगा तो स्कैटरिंग का कंजुगेट लूँगा, तो ए एफ ऑफ टीटा अपॉन आर ई की पावर माइनस के आर हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू जब इसमें रखने पर जेड की वैल्यू, सबकी वैल्यू निकालने के बाद मेरा पर डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा की वैल्यू आएगी, ये एन ए स्क्वायर एफ ऑफ थीटा का आर स्क्वायर, आर क्योंकि यहाँ पर है डी ओमेगा, तो आर स्क्वायर साइन, यहाँ सुन, क्योंकि ये है, ये सब रख दिया, ये चीज़ें हो चुकी है ऐसी ऐसी, ठीक है। डी एन अपॉन एन जो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग होता है, और डी टू क्या बताएगा, वॉल्यूम को बताएगा, वॉल्यूम क्या होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई होता है, ठीक है। तो वो ये इस प्रकार से आ जाएगा, देख लो। तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, आराम से देख सकते हो तुम, ओके, ठीक है। फिर मैंने क्या करा है कि साइन थीटा डी थीटा डी फाई और डी टी ऐसा का ऐसे आ चुका है, डी टी ऐसा का ऐसा आ चुका है,
ओके। डी ओमेगा की वैल्यू होती है साइन थीटा डी थीटा डी फाई, तो डी ओमेगा की वैल्यू याद रख लेना साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ओके, चलो इन सब का ये कट उठा जाएगा, बाकी सब चीज़ें तो आर स्क्वायर साइन थीटा से थीटा कर गया। ओके, ए स्क्वायर से, और यहाँ पर जो नीचे जेड रहेगा, जेड का मतलब जो मैंने बताया था, ये क्या, ये मेरा जेड है ना, इसको नीचे रखना पड़ेगा ना भाई, एन एच कट अपॉन एम के ए स्क्वायर, तो सब कट उठा के डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ थीटा डी ओमेगा, तो कुछ भी नहीं बचेगा इसमें से, एफ ऑफ थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर जो डी सिग्मा अपॉन ये डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो होगा, डिफरेंशियल क्रॉस स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो होगा, ये एम्पलीट्यूड स्कैटरिंग की मॉडुलस के स्क्वायर होगा, तो ये क्या होगा, एम्पलीट्यूड स्कैटरिंग, एम्पलीट्यूड स्कैटरिंग। ओके, तो ये इस प्रकार से मैंने बता दिया तुमको। तो ये एम्पलीट्यूड स्कैटरिंग रहेगा, डी ओमेगा याद रखना साइन थीटा डी थीटा डी फाई होगा। ओके, चलो अब मैं ये फॉर्मूलेस बता देता हूँ, ये डेरिवेशन है, बाकी ये सभी डेरिवेशन, इससे तुम आराम से टोटल क्रॉस सेक्शन भी निकाल सकते हो, उससे भी निकल जाएगा। अब तो मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता देता हूँ, फिर अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके केस देख लेते हैं और चलते हैं, थोड़ा जितना समझ आता है समझ लिया। ओके, तो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा जो होगा दोस्तों, ये एफ ऑफ थीटा कोमा फाइव पर भी डिपेंड करता है। डी सिग्मा अपॉन ये यहाँ से याद लिखना स्टार्ट करो भाई, जिसने नहीं, अब लिखो तुम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला रिवीजन, ठीक है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला रिवीजन है। पहले चीज़ लिखो भाई डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, बस ये चीज़ें याद रख लेना। अब यहाँ से तुम्हारे हर क्वेश्चन होंगे जो स्कैटरिंग प्रॉब्लम्स क्वांटम स्कैटरिंग से रिलेटेड है, क्रॉस सेक्शन। चलो, तो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इज इक्वल टू रहता है K2 अपॉन K1। ये K1 और K2 क्या रहता है, K1 इज़ इंसिडेंट मोमेंटम रहता है, और K2 क्या रहेगा, स्कैटरिंग मोमेंटम रहेगा, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है दोस्तों, एच कट के होता है, तो ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है के वेक्टर, क्योंकि के क्या होता है, वेव प्रोपगेशन वेक्टर होता है, तो मोमेंटम की डायरेक्शन को बताता है। तो एफ ऑफ थीटा कोमा फाई, तो यहाँ पर क्या होगा, इलास्टिक केस की बात कर रहे हैं, फॉर इलास्टिक स्कैटरिंग जो मोमेंटम कंजर्वेशन लोगा फॉलो करेगा, फॉर इलास्टिक स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि K1 इज इक्वल टू क्या होगा, K2 होगा, इसलिए डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, हम हमेशा इलास्टिक स्कैटरिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। इसके बाद दोस्तों ये इसके स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कहलाएगा, ठीक है, तुम्हें पता ही है, ये स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होता है, जो मैंने बहुत बार बता दिया है, अब तो याद हो गया होगा। इससे तुम टोटल डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एरिया भी निकाल सकते हो, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एरिया, तो आराम से तुम दोस्तों टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया भी निकाल लो ना यार, दिक्कत क्या है। तो यहाँ से एफ ऑफ थीटा कोमा फाई, अब डी सिग्मा अपॉन, तो डी ओमेगा उधर पटको, डी ओमेगा को इंटीग्रेशन कर लो, डी सिग्मा को डालने के लिए सिग्मा टी की कन्वर्ट करने के लिए इंटीग्रेशन कर दो, और डी ओमेगा और यहाँ से मोड का स्क्वायर, तो यहाँ पर जो डी ओमेगा है तो वहाँ पर याद रख लेना साइन थीटा डी फाई होगा, दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि तुम्हें एम्पलीट्यूड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड पता है तो तुम आराम से ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब एम्पलीट्यूड स्कैटरिंग जो वो ये जो एम्पलीट्यूड स्कैटरिंग होता है, इसको मैं किस टर्म में लिख सकता हूँ, इसको मैं न्यू 2 पाई एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन ई के डॉट आर वी ओ पार
साई ऑफ आर डी क्यूब ऑफ आर की टर्म्स में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये जो चीज़ बता रही है ना मेरे मित्र, वो बता रही है इंसिडेंट पार्टिकल। ये बता रहा है इंसिडेंट पार्टिकल वेव फंक्शन, इंसिडेंट पार्टिकल वेव फंक्शन। और ये बता रही है वेव फंक्शन ऑफ, ये बता रहा है वेव फंक्शन साइड एस बता दो इसको। तो ये बता रहा है वेव फंक्शन ऑफ स्केटर्ड। तो मतलब मैं इसको इस टर्म में आराम से लिख सकता हूँ। साई डॉट बोल दो वी ऑफ आर, तो साइड एस बोल दे, ठीक है। तो डी क्यूब आवा, तो ये क्या आएगा, इंसिडेंट को बताएगा, ये बताएगा स्केटरिंग वेव फंक्शन को। तो यहाँ पर आएगा K2 बोल सकता है, यहाँ पर K0 की जगह K1 बोल सकता है। तो यहाँ पर K2 आ जाए, यहाँ पर वेव मोमेंटम क्या आ जाए, K1 आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर ये न्यू रहेगा, दैट इज कॉल्ड, ये जो न्यू होगा दोस्त, ये न्यू होगा मेरे रिड्यूस मास। क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है, रिड्यूस मास। दो पार्टिकल है तो उन दोनों पार्टिकल के मास का रिड्यूस मास यूज़ किया जाता है। तो जिसका तुम फॉर्मूला जानते ही होंगे, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ओके। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर एक फर्स्ट अपन बोर अप्रोक्सीमेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो बोर अप्रोक्सीमेशन, तो बोर अप्रोक्सीमेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो बोर अप्रोक्सीमेशन का केस क्या लग रहा है, तो बोर अप्रोक्सीमेशन का केस इस प्रकार से लग सकता है। पहला केस बात कर रहा हूँ कि जो स्केटरिंग पोटेंशियल जो रहेगा वो वीक होना चाहिए। जो स्केटरिंग पोटेंशियल जो रहता है वो स्केटरिंग पोटेंशियल वीक होना चाहिए। दूसरा जो है दोस्त, स्केटरिंग वेव फंक्शन है ना, जो मैं बात कर रहा हूँ स्केटरिंग, क्योंकि यहाँ पर स्केटरिंग वेव फंक्शन जो हो रहा है इज प्लेन वेव। प्लेन वेव फंक्शन होना चाहिए। प्लेन वेव फंक्शन का मतलब ई की पावर आयोटा के आर के टर्म में आना चाहिए। क्योंकि यहाँ मैं बता रहा हूँ कि जो पार्टिकल वेव एनालिसिस में बता रहा हूँ, तो यहाँ पर जो प्लेन वेव इंसिडेंट कर रहा हूँ, तो ये क्या होनी चाहिए, स्केटिंग प्लेन वेव फंक्शन होना चाहिए, मतलब ई की पावर आयोटा के आर की टर्म में, मतलब कंजुगेट की टर्म में, सॉरी इमेजिनरी की टर्म में आनी चाहिए। और पार्टिकल वेवलेंथ जो होनी चाहिए वो स्मॉल होनी चाहिए। पार्टिकल की जो वेवलेंथ है ना, वो पार्टिकल की वेवलेंथ इज स्मॉल होनी चाहिए। स्मॉल होने का मतलब होता है लैम्डा इज स्मॉल, दैट इज कॉल्ड एनर्जी हाई होनी चाहिए। तो ये तीन चीज़ें हैं। और यहाँ पर Q कंसिडर करा है मैंने, जो यूज़ आएगा तुम्हारे Q इज इक्वल टू 2K साइन थीटा बाई 2, और Q इज इक्वल टू K0 वेक्टर माइनस K वेक्टर बोल दे, K1 माइनस K2 बोल दे। ये मोमेंटम के चेंज को रिप्रेजेंट करता है, द चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम के चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार में जो मेरा स्केटरिंग एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला आ रहा था, जिसको मैं जानता हूँ 2 पाई एच कट स्क्वायर ई की पावर आयोटा के वेक्टर आर वी ऑफ आर, और यहाँ पर ई की पावर के। तो यहाँ पर के नोट क्या है, इंसिडेंट मोमेंटम, के क्या है, स्केटरिंग मोमेंटम, और डी क्यूब ऑफ आर बता रहा है। के नोट क्या है, स्केटरिंग इंसिडेंट मोमेंटम, इंसिडेंट मोमेंटम, के क्या है, स्केटरिंग मोमेंटम, ठीक है। तो सोल्व करने पर जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा, दैट इज का मतलब एक्सपोनेंशियल की चीज़ों को मैं साइन की टर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्यू की चीज़ रखने हुई, ये जो मैंने क्यू कंसिडर करा है, ये जो मैं लेट मान रहा हूँ, लेट कंसिडर, तो क्यू की वैल्यू जो मैंने कंसिडर करी है, और ये जो क्यू होता है चेंजिंग मोमेंटम को बताता है, ये जो मैंने कंसिडर करा है, वो पूरा सोल्व करने के बाद मेरा जो स्केटरिंग एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला आएगा, न्यू क्यू एच कट स्क्वायर,
ये चीज़ें मैं क्यों निकाल रहा हूँ, जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा जब तुम्हें पता लगेगा, इसलिए क्यों निकाल रहा हूँ। तो वी ओ पार साइन क्यू आर डी आर, तो ये इसका फाइनल चीज़ आती है। और ठीक है, तो ये जो क्यू हो ये मोमेंटम चेंज को बताएगा, मोमेंटम चेंज। तो मेरा जो स्केटिंग एम्पलीट्यूड है एक तो इस टर्म में आ चुका है, पोटेंशियल आर और साइन क्यू पर आर की टर्म में आ चुका है, और मेरा जो एक मोमेंटम चेंज है एक प्रकार से इस टर्म्स में भी आ गया है, स्केटरिंग या इंसिडेंट वेव फंक्शन पोटेंशियल दे रखा हो जाओ। ठीक है, तो मुझे किस कैसे भी प्रॉब्लम दे रखी है तो उस प्रॉब्लम्स को मैं सोल्व कर सकता हूँ। यदि मेरे को वेव फंक्शन नहीं दे रखा है, भाई वेव फंक्शन नहीं दे रखा है, मोमेंटम दे रखा है, क्यू दे रखा है, क्यू की वैल्यू डायरेक्ट इंसिडेंट कर मैं साइन की वैल्यू आराम से पुटअप कर सकता हूँ। ठीक है, तो पार्टिकल वेव एनालिसिस यही बताती है। तो और कुछ 5 मिनट के और रिजल्ट्स हैं, फिर अपन प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/k समेसन एल बराबर 0 से लेकर इंफिनिटी टू l+1। ठीक है, ई की पावर आयोटा डेल इस टर्म्स में रहती है, ये पावर आयोटा डेल एल साइन डेल एल पी एल कोस थीटा। ओके, तो यहाँ पर दोस्त मेरे पास जो डेल एल है ये मेरा बताता है फेज शिफ्ट को, ये बताता है दोस्त मेरे फेज शिफ्ट को। ठीक है, और यहाँ पर जो के है के स्क्वायर इज इक्वल टू रख सकते हो तुम 2 न्यू ई अपॉन एच कट स्क्वायर। ओके, तो इसको तुम इस टर्म्स में रख सकते हो। तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, हटाओ इसको, अपना ये अच्छा है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा अच्छा सा फॉर्मूला। तो ये जो पी एल रहेगा, ये पी एल रहेगा, ये मेरा होता है लीजेंड्रे पोलिनोमियल। क्या होता है? लीजेंड्रे पोलिनोमियल रहता है। और डेल एल में बता दिया कि फेज शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो इस टर्म्स में रिजल्ट आते हैं इसके। और यहाँ पर एल के स्क्वायर की वैल्यू बता दी 2 न्यू ई अपॉन एच कट स्क्वायर रहती है। यहाँ पर एल इज इक्वल टू 0 रहता है, तो ये एस वेव रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन में बोलेगा एल इक्वल टू 1 रहेगा तो पी वेव को बताएगा, और एल इक्वल टू 2 रहेगा तो डी वेव को बताएगा। तो ज़्यादातर ये यहाँ तक ही कंसिडर करता है, एस वेव और पी वेव। ठीक है, और डेल एल में बताया जाए कि फेज शिफ्ट को बताता है। और पी एल ऑफ 1 क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, पी एल ऑफ 1 क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। और पी एल ऑफ 1 होता है, इसलिए रिजल्टेंट पोलिनोमियल को बताता है। और भी जो रिजल्ट रहेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे प्रॉब्लम रिजल्टेंट पोलिनोमियल की। अब यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं? ऑप्टिकल थ्योरम को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ऑप्टिकल थ्योरम को निकालने का क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बाद जो एफ ऑफ थीटा आ गया, एफ ऑफ थीटा आ गया तो मतलब मैं क्या निकाल सकता हूँ? इससे सिग्मा टी निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा सिग्मा टी और इसमें, क्योंकि टोटल स्केटरिंग और एम्पलीट्यूड स्केटरिंग में क्या रिलेशन होता है? तो क्योंकि ये होता है, जानता ही हूँ ना, क्योंकि डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इज इक्वल टू मोड ऑफ एफ ऑफ थीटा कोमा फाई मोड का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद सिग्मा टी की जो वैल्यू आएगी 4 पाई के स्क्वायर समेसन एल बराबर 0 से लेकर इंफिनिटी 2l+1 साइन स्क्वायर डेल एल। डेल एल वही फेज शिफ्ट को रिप्रेजेंट करेगा, फिर बता देता हूँ। तो ये भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, तो थीटा अब मैं कंसिडर करूँगा, थीटा चेंज हो रहा है तो थीटा का केस ले सकता हूँ मैं अलग अलग। तो थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? कि देर इज
नो स्केटरिंग। तो यहाँ पर किसी प्रकार की स्केटरिंग नहीं हो रही है मेरे भाई, मतलब पार्टिकल आ रहा है और गया, पार्टिकल आया और सीधा निकल गया। और कोस जीरो की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, दैट इज़ कॉल्ड पी एल ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर एफ ऑफ जीरो की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/k समेशन 2l प्लस 1 ई की पावर आयोटा डेल एल साइन डेल एल पी एल ऑफ 1। तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1/k समेशन 2l प्लस 1 साइन डेल एल कोस डेल एल प्लस एल साइन स्क्वायर डेल एल। इसको कैसे सोल्व करा, क्योंकि यहाँ पर जो ई की पावर एक्सपोनेंशियल की वाली जो चीज़ आएगी, तो एक्सपोनेंशियल को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ किसकी टर्म्स में, एक्सपोनेंशियल जो आता है उसको एक्सपोनेंशियल ई की पावर आयोटा डेल एल को मैं साइन और कोस की टर्म्स में लिख सकता हूँ। तो साइन तो क्या होता है, तो साइन और कोस की टर्म में इसको लिख सकता हूँ। तो इसको लिखने के बाद इसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया है, ठीक है। तो ये एफ ऑफ थीटा हो गया, और ये मेरे पास टोटल स्केटरिंग जो सिग्मा टी होगा वो होगा 1/, इसको सोल्व करने के बाद 4πk स्क्वायर समेशन 2l प्लस 1 साइन स्क्वायर डेल है, जो मैंने बताया ये वाला सेम, ठीक है। तो ये सेम आ जाएगा। तो दैट इस काल में सिग्मा टी को एफ ऑफ जीरो की टर्म में लिखूं तो सिग्मा टी हो जाएगा के स्क्वायर इमेजिनरी ऑफ एफ ऑफ जीरो, दैट इज कॉल्ड मेरी ऑप्टिकल थ्योरम। ये क्या होती है मेरे भाई, ऑप्टिकल थ्योरम। तो मैंने जितने भी केस थे उन सब केस को कंसीडर कर लिया है। अब अपन प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं। तो जितने भी केस बन रहे थे उन सभी केस को मैं कंसीडर कर चुका हूँ। तो ये मेरी क्या कहलाएगी, ऑप्टिकल थ्योरम। अब अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे बहुत सारे। चलो तो अपन क्या है, तो इसके बाद अपन प्रॉब्लम सोल्व करते हैं जो नेट या वगैरह किसी अदर एग्ज़ाम्स में आती है। तो उसको प्रॉब्लम सोल्व करने से पहले मैं आपको एक लगा देता हूँ। द फेज शिफ्ट जो होता है अपना, ये डेल एल जो होता है, नोट लगा के लिख लीजिए इसको। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो न्यूमेरिकल में यूज़ आएगी, तो नोट लगा के लिख लीजिए। जो डेल एल है वो मेरा फेज शिफ्ट है। डेल एल क्या है दोस्तों, मेरा फेज शिफ्ट है। और तो एल बराबर 0 रखूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा, डेल 0 हो जाएगा। और जब एल बराबर 1 लिखूँगा तो डेल एल 1 हो जाएगा। ये एस वेव के लिए बात करेगा, और एल बराबर 1 मतलब ये पी वेव की बात करेगा, क्वेश्चन में कंसिडर करा जाएगा। और यदि मैं मानूँ कि मतलब एल ग्रेटर देन 0 मतलब 2l 2 से बड़ा होगा, जब उसके लिए फेज शिफ्ट कितना होगा, 0 होगा। तो मेरे को जो डिफरेंशियल स्केटरिंग मुझे ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले डिफरेंशियल स्केटरिंग का जो फॉर्मूला मैं ये जानता हूँ, तो इसको मैं इस टर्म में भी लिख सकता हूँ। किस टर्म में, डी सिग्मा अपॉन डी कोस थीटा। और ये कैसे लिखा, क्यों, क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है, साइन थीटा डी फाई। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ओमेगा को डी कोस थीटा की टर्म में लिखूँ, क्योंकि कोस थीटा का डिफरेंस करूँगा तो साइन थीटा आएगा और थीटा के रेस्पेक्ट में डी थीटा हो जाएगा। तो मैंने इसको इस टर्म में कंसिडर कर लिया है, ओके। जब ओमेगा ओनली थीटा पर डिपेंडेंसी रखता हो जब, ठीक है। तो इसको इक्वल टू होता है ये एफ ऑफ थीटा कोमा फाई का मोड का स्क्वायर। तो अपन जानते हैं कि एफ ऑफ थीटा कोमा फाई क्या होता है, सम इसके 1/k 2l प्लस 1 साइन स्क्वायर 1/k बताया ना, जो जनरल बताया था ये 1/k 2l प्लस 1 ई की पावर आयोटा डेल एल साइन स्क्वायर। तो इसको जब मैं ये वाला टर्म आएगा एफ ऑफ थीटा साइन स्क्वायर डेल एल ई की पावर आयोटा पी एल कोस थीटा स्क्वायर आया यहाँ पर, ठीक है। तो स्क्वायर आ गया, तो इसको मैं और कंसिडर करूँ तो ये ई की पावर आयोटा थीटा, तो इसको और कंसिडर करने के बाद, क्योंकि मेरे पास ऐप तो पता है, तो
ये जो मेरे पास ऐप पता है इसको मैं कर सकता हूँ एफ स्टार और एफ। तो उसको करने के बाद एक फाइनल रिजल्ट आता है फॉर एल बराबर 0 एंड एल बराबर 0, एल बराबर 1 के लिए ए प्लस बी कोस थीटा ऐसी टर्म आती है और सी कोस स्क्वायर थीटा। दैट इज़ इम्पोर्टेंट, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्या इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, क्या इम्पोर्टेंट है इसमें? इसमें ये इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पर जो ए आएगा ना, तो यहाँ पर जो ए आएगा वो होगा साइन स्क्वायर डेल 0 बाई के। ए की वैल्यू ये रहेगी, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और बी जो आएगा वो होएगा सिग्मा अपॉन के स्क्वायर साइन डेल 0 साइन डेल 1 और कोस डेल 1 माइनस डेल 0। उल्टा हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो डेल 1 माइनस डेल 0 ये कंसिडर होगा। और यहाँ पर जो सी आएगा, सी इक्वल टू क्या होगा 9 अपॉन के स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल 1, ये कंसिडर होगा। ओके, नो प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसके बाद कंसिडर मैं क्या कर रहा हूँ कि दोस्तों थीटा बराबर 0 पुटअप कर दिया, तो थीटा बराबर 0 पुटअप कर दिया और डी सिग्मा अपॉन डी कोस थीटा कंसिडर कर रहा हूँ। तो ए प्लस बी, तो थीटा बराबर 0 करूँगा तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड ये मैक्सिमम होगा। और जब थीटा बराबर पाई करूँगा तो डी सिग्मा अपॉन डी कोस थीटा जो होगा, क्योंकि कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है माइनस होती है, तो ए माइनस बी प्लस सी आ जाता है। ओके, तो मैं जब इसका ग्राफ बनाया जाता है, इसका थीटा और डी सिग्मा अपॉन डी कोस थीटा के बीच में ग्राफ पूछ लेता है, तो इसका ग्राफ दोस्तों ऐसे बनता है। वैसे क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पर थीटा बराबर 0 पर ये मैक्सिमम वैल्यू पीक कर रहा है और यहाँ पर ये मिनिमम जाएगा। 0 भी हो सकता है, तो 0 की तरफ टेंस भी कर सकता है। ओके, अब क्वेश्चन अब करते हैं एक। तो इन इलास्टिक स्कैटरिंग प्रोसेस है, एनर्जी दे रखी है, फेज शिफ्ट दे रखा है। अब ये एल बराबर 0 की बात कर रखा है, डेल 0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, एस वेव के लिए कितना होगा 30 डिग्री हो जाता है। और फेज शिफ्ट ये पी वेव की बात कर रहा है, और ये किसकी बात करेगा मेरे भाई, एस वेव की बात करेगा। तो अदर फेज शिफ्ट आर द 0 हो जाएगा। अदर फेज शिफ्ट 0 गया, मतलब एल ग्रेटर देन 0 के लिए फेज शिफ्ट क्या मान कर रहा है, इसने 0 मान रखा है। द पोलर एंगल विच इज द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन पीक इज क्लोजेस्ट टू, तो जो पोलर एंगल है तो उसमें जो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो पीक पर कब आएगा, तो अपन जानते हैं, वही फॉर्मूला मैंने भी बताया। तो डी कोस थीटा इज इक्वल टू लिख दो ये ए प्लस बी कोस थीटा की टर्म में, और सी इसके सारे न्यूमेरिकल सी एस आई नेट के इस फॉर्मूले से रिलेटेड हो जाते हैं ज़्यादातर इस केस में क्रॉस सेक्शन वाला। तो ये चीज़ लिख दी। ए बी सी की वैल्यू मैंने तुम्हें बताई है क्या होती है। ए की वैल्यू याद रखना, ए की वैल्यू रहती है साइन स्क्वायर डेल 0 बाई के। बी की वैल्यू होती है साइन डेल 0 डेल 1 और कोस डेल 1 माइनस डेल 2, और साइन स्क्वायर डेल 1 होता है और साथ में के स्क्वायर। तो ये ए बी सी की वैल्यू है। तो यहाँ से अपन ए बी सी की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि एल बराबर 0 है, एल बराबर 0 है तो डेल 0 की वैल्यू कितनी 30, और एल बराबर 1 है तो डेल 1 की वैल्यू कितनी है दोस्त 10 डिग्री। तो साइन डेल 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से मैं डी सिग्मा अपॉन डी कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी यहाँ से रखने पर ए प्लस बी प्लस सी, ये मेरी आराम से, क्योंकि पीक कब आ रहा है, पीक कभी आएगा जब थीटा इज इक्वल टू 0 रहेगा, मतलब थीटा मतलब सबकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तभी तो पीक्स आ पाएंगे।
तो ए बी सी इन सब की वैल्यू मैं आराम से यहाँ पर पिटअप कर सकता हूँ। तो सबकी वैल्यू कंसिडर करने के बाद, और पीक जब भी पॉसिबल होगा जब थीटा इज इक्वल टू 0 रहेगा। थीटा इज इक्वल टू 2 इन पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए प्लस बी यदि आएगा दैट इज़ कॉल्ड मैक्सिमम, और यही मेरा क्या कहलाएगा दोस्त, पीक कहलाएगा। तो थीटा बराबर 0 पर द पोलर एंगल क्या होना चाहिए, थीटा बराबर 0 होना चाहिए जब भी पीक्स पॉसिबल है। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो टोटल क्रॉस सेक्शन जो एरिया होता है उसका जो यूनिट होती है ना, वो होती है बार, BAR, इसको स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको जब प्रॉब्लम्स आएगी उसमें बात कंसिडर करेंगे। ठीक है, द डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर द स्कैटरिंग बाय अ पोटेंशियल दे दिया भाई, पोटेंशियल तो गिवन है, तो इन बोर्ड अप्रॉक्सीमेशन में दिया हुआ है। तो मुझे क्या निकालना है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन स्कैटरिंग फॉर्मूला निकालना है। तो लग जाओ भाई निकालने के लिए। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो होता है वह यही होता है, डी सिग्मा अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू होता है। तो ये फाइंड आउट करना है, और ये होता है दोस्तों एफ ऑफ थीटा का मोड का स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, तो एफ ऑफ थीटा जो होता है ये एफ ऑफ थीटा होता है, और अपन जानते हैं कि जो एफ ऑफ थीटा होता है उसकी वैल्यू क्या आती है, -2m अपॉन क्यू एच कट स्क्वायर, 0 से लेकर इन्फिनिटी, क्यू एच कट स्क्वायर 0 से लेकर इन्फिनिटी, आर वी ऑफ आर और साइन क्यू आर डी आर। जब मैंने कहा था कि जो मुझे डायरेक्ट डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए, ये भी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, CSI नेट में, डायरेक्ट डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए, और मेरे को भाई एफ ऑफ थीटा चाहिए होगा, और एफ ऑफ थीटा किस पर डिपेंड कर रहा होगा। अब मुझे गिवन क्या है, पोटेंशियल गिवन है, तो मुझे पोटेंशियल की टर्म में मुझे एफ ऑफ थीटा को लिखना पड़ेगा। ये मैंने करवाया है तुम्हें, तो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ भी करवाई थी, ये देखो ये रहा। ठीक है, तो 2 न्यू कर दो, न्यू इज इक्वल टू, मैंने m ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर m भी लिख सकते हो, न्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओके, मैंने मास कंसीडर m मान लिया, न्यू की जगह न्यू इज इक्वल टू 1 रख दिया, 0 से लेकर इन्फिनिटी, और r वी ऑफ r साइन क्यू r। ठीक है, अब यहाँ पर q क्या डिपेंड करता है, q इज इक्वल टू k वेक्टर माइनस k नोट, द चेंज इन मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, और इज इक्वल टू साइन थीटा वो, ये भी मैंने बताया, ये भी केस है। ठीक है, तो ये भी मैंने कंसीडर करा था, और ये फॉर्मूला भी लिखवाया था, तो इसलिए फॉर्मूला यूज़ होगा अलग अलग केस का। ठीक है, तो कंपैरिजन करता हूँ तो मुझे पता चलेगा अलग अलग केस का फॉर्मूला यूज़ होएगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, एफ ऑफ थीटा है, इस एफ ऑफ थीटा को लिख सकता हूँ 2m वी नोट। अब मेरे को पोटेंशियल क्या गिवन है, वी नोट ई की पावर -a, तो इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ पोटेंशियल को। ठीक, तो एफ ऑफ थीटा माइनस आएगा तो -12 आ जाएगा, तो प्लस, और 2m वी नोट आ जाएगा अपॉन क्यू एच कट स्क्वायर, अंदर बचेगा दोस्त r ई की पावर -r/a साइन क्यू आर डी आर। ठीक है, ये अंदर बचेगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा जो इंटीग्रल आता है, तो ऐसे इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लाप्लास जो ट्रांसफॉर्म है उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपन क्या जानते हैं, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है दोस्तों, एक 0 से लेकर -इन्फिनिटी होता है ई की पावर एस टी साइन ए टी इज इक्वल टू होता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये चीज़ तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर
मैं केस ले रहा हूँ वो केस क्या ले रहा हूँ कि एस टेंस कर रहा है 1/a पर, टी टेंस कर रहा है ए पर, और एक ए है क्यू की तरफ। इसमें और इसमें जो कंपैरिजन देखें तो एस जो है 1/a है इसमें, टी जो है आर है, और ए जो है वो स्मॉल क्यू है। ओके, तो इसमें बात करूँ तो इसका जो रिजल्ट आएगा क्यू स्क्वायर, तो एस की जगह क्यू रख दिया, सॉरी एस की जगह 1/a रख दिया और ए की जगह क्यू रख दिया, तो 1/a का होल स्क्वायर। और एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, जो आप जानते होंगे t⁻n(f)(t). ठीक है, तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है, तो इज इक्वल टू -1n dnf/dsn। ठीक है, जब n टेंस टू 1 होता है। ठीक है मेरे भाई, तो f(θ) इज इक्वल टू होता है 2mV0, तो 2mV0/QH कट स्क्वायर। और इसको अब यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्त, ये जो आर लगा हुआ है ना, ये आर, क्योंकि आर की जगह टी है कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये आर की पावर टी की पावर एन जो है ना, ये मतलब ये आर बता रहा है, और बाकी सब क्या बता रहा है, एफ ऑफ आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये इस प्रकार से हो चुका है, एल लाप्लास आर अब एफ ऑफ आर। ठीक है, तो -1 की पावर n dn/dsn। ठीक है, तो ऐसा रिप्रेजेंट करता है, और s से किसको बता रहे हैं, 1/a को, तो 1/a की पावर n, ऐसा कुछ बन गया ये फॉर्मूला। फिर बना नहीं बना, तो इसको जब सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ना, बाकी ये क्या बता रहा है, एफ ऑफ टी को बता रहा है, और ये जो आर है ये टी आई की पावर एन को बता रहा है। तो ये मैंने क्या बन गया, टी टेंस टू आर है, ठीक है, और एस टेंस टू 1/a से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एफ ऑफ थीटा आएगा 2mV0/QH कट स्क्वायर होगा, और dn/d, क्योंकि n बराबर 1 ले रहा हूँ, तो d/ds, s की जगह 1/a हो जाएगा मेरे भाई। और f की वैल्यू मतलब फंक्शंस की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू e⁻⁻a, और ये है, तो फंक्शन ये है मेरा, तो दैट इज़ कॉल्ड, ये मेरा फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन है, तो इस फंक्शन को सोल्व करने के बाद क्या आया, a/s² प्लस s², क्योंकि ये मेरा जो फंक्शन है ना, यही तो मेरा फंक्शन है, तो इसको सोल्व करने के बाद ये चीज़ आई, तो q/, तो ये इसको चीज़ को मैं अंदर लिख देता हूँ, q/q² 1/a का होल स्क्वायर। आया नहीं आया, तो इसको सोल्व करने के बाद 2mV0/QH कट 0 + q और 1/a इंटू 2 भी है यहाँ पर, कैलकुलेशन करने के बाद आएगा दोस्तों, तो 1/a का होल स्क्वायर और होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4mV0a इंटू a की पावर 4 1 + q² a² की पावर हो। तो मेरे पास यहाँ पर जो ये तो मेरा क्या है, एफ ऑफ थीटा है, तो मेरे पास जो d∑d ओमेगा जो आएगा एफ ऑफ थीटा का मोड का स्क्वायर, ये आएगा 16, क्या आएगा दोस्त, 16m² V0² a की पावर 6 1 + a² q² की पावर 4। तो ये इसका मोड करने के बाद इसका ऑप्शन क्या सही होगा वो देख लेना। तो 16m² a² की पावर, तो दैट इज ऑप्शन इज 4 आ गया ना, तो 4 के लिए मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट इससे रिलेटेड है, ये भी सेम केस जैसे लग रहा है, तो इसको भी कर लेंगे भाई, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। इसमें तेरे को पोटेंशियल, इसको थोड़ा सीधा कर लेता हूँ। देख भाई देख, वी⁻ दे दिया, वी⁻ क्या है, -V0 है, और तेरे पास 0 है, तो 0 से लेकर
आर की वैल्यू जब 1 से छोटी होगी तो तेरे पास पोटेंशियल माइनस होगा, और आर की वैल्यू ये, तो डी यू के एक इंटरनल एग्जाम में भी आया होगा, तुमने देखा होगा। तो इसके लिए तुझे क्या बनाना पड़ेगा, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन टोटल तेरे को निकालना क्या है, टोटल एस वेव के लिए स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है, ठीक है। तो एस वेव के लिए क्या होता है, एल बराबर 0 रहता है, तो एल बराबर 0 रहता है मतलब लो एनर्जी लिमिट है, तो लो एनर्जी लिमिट कंसीडर कर रहा है। और मैंने जब इसका लिए डायरेक्ट टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन का जो फॉर्मूला बताया था 4πk², जब मेरे को पोटेंशियल गिवन हो, समीशन एल बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी और 2l+1 साइन स्क्वायर डेल एल, है ना। और यहाँ पर जब मैं इसको करूँ तो 4πk² और एल बराबर 0 है तो दैट इज कॉल्ड डेल 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल 0, 2l+1 मतलब 2 0+1, तो एल बराबर 0 के लिए ही एस वेव की बात करा, और एस वेव से बड़ी के लिए एल ग्रेटर देन 0 के लिए यहाँ पर जो डेल एल की वैल्यू रहेगी वो 0 रहेगी, क्योंकि उसके लिए कंसीडर ही नहीं करा है। तो 4πk² यहाँ पर 0+1 समीशन में साइन स्क्वायर डेल 0 आएगा, और बाकी सब नहीं कंसीडर होंगे। तो यहाँ पर 4πk² आएगा, और साइन स्क्वायर डेल मतलब अप्रोक्सीमेशन मान लिया मैंने कि साइन स्क्वायर डेल जो होता है लगभग डेल 0 के इक्वल है, तो ये अप्रोक्सीमेशन यहाँ रख दिया। और समीशन में हटकर ये ओनली, क्योंकि एल बराबर 1 के लिए कंसिडर ही नहीं होगा, 0 हो जाएगा, तो साइन 0 एल बराबर 2 के लिए भी 0 हो जाएगा। तो मेरा जो क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला आएगा वो इस प्रकार से आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, तो ये चीज़ हो जाएगी। अब मैं इसका जो ग्राफ बनाऊँ, जो मेरे को पोटेंशियल गिवन है, तो उसका मैं ग्राफ बनाऊँ तो भाई क्या ग्राफ बनेगा, आर, ये मैं आर कंसिडर करूँ तो आर ग्रेटर देन 1 के लिए -V0 आ रहा है, मेरे पास जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल -V0 हो रहा है। और आर लेस देन ए के लिए पोटेंशियल क्या होगा दोस्त, पोटेंशियल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये, तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास दो रीजन है, रीजन फर्स्ट और रीजन सेकंड। तो रीजन फर्स्ट और रीजन सेकंड के लिए मुझे क्या है, ये टाइम डिपेंडेंस श्रोडिंगर इक्वेशन से रिलेटेड एक मेरे पास टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों मेरे को श्रोडिंगर इक्वेशन लगानी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड, ये ए है तो d²x/d, क्योंकि आर लेना है एक्स नहीं लेना है, 2m/h², ये मेरे पास क्या है मेरे मित्र 2m/h², और E माइनस वी इफेक्टिव और साई इज इक्वल टू 0, ये मेरे को कंसिडर करना है। ओके, तो ये मेरे पास श्रोडिंगर इक्वेशन है। अब यहाँ पर ये एक साई1 वेव फंक्शन होगा और यहाँ पर भी साई2 वेव फंक्शन होगा। तो मैं क्या कंसिडर करूँगा कि साई1 वेव फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, ए साइन QR है, और साइन2 वेव फंक्शन जो है दोस्तों वो बी साइन KR प्लस डेल आर है। अब मैंने यहाँ पर ये डेल आर मतलब मान सकता है डेल 0 है, तो ये मैंने क्यों कंसिडर करा, क्योंकि फेज शिफ्ट में यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा वेव फंक्शन में, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर एम्पलीट्यूड में चेंज आ रहा है ए और बी, तो इनको फाइंड करने के लिए मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी। जब इस श्रोडिंगर जो इक्वेशन है, इस श्रोडिंगर इक्वेशन को रीजन फर्स्ट और रीजन सेकंड के लिए मैं लिखता हूँ, तो ये रीजन फर्स्ट के लिए मैं लिख पा रहा हूँ सिग्मा r² + q² साई इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर q² क्या है 2m/h² E प्लस V0। यहाँ पर जो V इफेक्टिव आएगा, इस V इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है LL+1/h² 2mr² और प्लस V0 इज इक्वल टू V इफेक्टिव। चलो, तो Q² ले लिया। और इसी प्रकार रीजन सेकंड है, तो रीजन सेकंड के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, d² k² साई इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर k² क्या है 2me/h², 2me/h², दैट इज कॉल्ड, ये रीजन सेकंड की कहानी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो साई और साई डैश मान लेता हूँ, तो रीजन फर्स्ट के लिए साई2 की जगह मैं इसको साई डैश मान लेता हूँ,
तो ये साई डैश मान लिया, तो ये रीजन फर्स्ट के लिए साई हो जाएगा और रीजन सेकंड के लिए साई डैश हो जाएगा। तो ये क्या होगा भाई, शुड बी कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस होगा दोस्त एट आर बराबर ए के लिए। तो बाउंड्री कंडीशन लगा दी आर बराबर ए के लिए, ये सेकंड के लिए, क्योंकि आर बराबर ए पर ही मैं बाउंड्री कंडीशन लगा सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा पास जो वेव फंक्शन था ए साइन क्यू ए, जब इन डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं सोल्व करूँगा तो मेरे पास जो वेव फंक्शंस आएंगे वो ए साइन क्यू आर की टर्म में आएगा और बी साइन क्यू के आर प्लस डेल जीरो की टर्म में आएगा। ए साइन क्यू आर हो जाएगा दोस्तों और बी के कोस के ए प्लस डेल ज़ीरो। तो ये मेरे पास इक्वेशन, सॉरी, ये ए साइन के आर और बी साइन के ए प्लस डेल ज़ीरो, ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। और इसी प्रकार में इसका जो डेरिवेटिव होगा कंटिन्यूस, तो फर्स्ट इनका जो डेरिवेटिव होगा, तो इनका जो डेरिवेटिव होगा उनके लिए भी बाउंड्री, इनका जो डेरिवेटिव होगा उनके लिए भी बाउंड्री कंडीशन लगेगी। तो इनका जो डेरिवेटिव करने के बाद डेरिवेटिव क्या आ रहा है, ए क्यू कोस क्यू ए इज इक्वल टू बी के कोस के ए प्लस डेल जीरो, ये मेरे पास इक्वेशन सेकंड बन गई है। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सोल्व कर दूँ, मैं डिवाइड कर दूँ इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकेंड, तो क्या आएगा, टेन क्यू ए अपॉन क्यू इज इक्वल टू टेन के ए प्लस डेल ज़ीरो अपॉन के। तो यहाँ पर क्या आएगा, टेन के ए प्लस डेल ज़ीरो इज इक्वल टू के ए क्यू ए और टेन क्यू ए। ठीक है भाई, तो यहाँ पर के इज इक्वल टू रूट टू एम ई अपॉन एच कट स्क्वायर, क्यू स्क्वायर होगा टू एम अपॉन एच कट स्क्वायर ई प्लस वी नोट। ठीक है, चलो, तो डेल जीरो इज इक्वल टू क्या आएगा, के ए तो मेरे पास क्या होता है, डेल जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, के ए, और यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ टेन क्यू ए अपॉन क्यू ए और माइनस वन। ठीक है, तो ये मेरे पास डेल जीरो की वैल्यू आ गई, क्योंकि भाई क्या होता है कि ये जो साइन के जीरो है ना, ये मैं अप्रोक्सीमेशन मान कर इसको के ए प्लस डेल जीरो भी लिख सकता हूँ, इसलिए यहाँ पर, क्योंकि टेन थीटा जो होता है, फिर तुम आराम से ये केस लगा के फॉर्मूला निकल जाएगा, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू लगभग थीटा के इक्वल होता है, होता नहीं होता। तो फिर मेरे पास आराम से ये डेल जीरो आ गया, तो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला भी पुटअप हो जाएगा। तो 4 पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, टेन क्यू ए अपॉन क्यू ए माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का एरिया मैंने तुझे बताया था, लास्ट में 4 पाई के स्क्वायर, डेल जीरो चाहिए था, डेल जीरो तेरे पास आते ही तेरे पास जुगाड़ आ गया, तो 4 पाई अपॉन के स्क्वायर चाहिए था, और के स्क्वायर ए स्क्वायर, ये सिस्टम का ऊपर के स्क्वायर से के स्क्वायर का 4 पाई ए स्क्वायर, तो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन तेरे पास एरिया आ गया। जब तेरे पास पोटेंशियल गिवन हो, तो पोटेंशियल गिवन है और बाउंड्री पोटेंशियल दे रखा है, तुम्हें इस प्रकार से इसको सोल्व करना है। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन लगा कर। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, तो ये भी कुछ इसी प्रकार से ही है प्रॉब्लम। उससे पहले मैं दूसरी प्रॉब्लम सोल्व करता हूँ, देख। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको सोल्व करते हैं, ये भी नेट की प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या रखा है कि द टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर द एस वेव स्कैटरिंग दे रखा है दोस्तों, कितना, टोटल 10 किलो
इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूट्रॉन बाय द अट्रैक्टिव स्फेरिकल सरफेस वेल पोटेंशियल ऑफ द डेप्थ दे रखा है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो विड्थ दे रखी है 1.5 फर्मी। तो ये मेरे को कंसिडर कर रखा है। तो मैं क्या कर रखा है, मेरे को क्या क्या ये बन रखा है यहाँ। बी क्या है, बी दैट इज़ कॉल्ड बान है। तो बान ये क्या होती है, ये ऐसा यूनिट होती है ऑफ द सिग्मा टीरा। द टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो एरिया होता है उसकी ऐसा यूनिट होती है। और ऐसा यूनिट मतलब तुम सोचोगे भाई इसकी यूनिट तो मीटर स्क्वायर होनी चाहिए, हाँ वो भी होती है, बट न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में, क्योंकि न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स न्यूट्रॉन की बात कर रहा है, न्यूट्रॉन न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स की बात कर रहा है, तो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में जो इसकी यूनिट होती है दोस्तों 1 बान होती है। और 1 बान यानी कैपिटल बी से स्मॉल बी से किससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो 1 बान इज इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड 100 एफ फर्मी मीटर स्क्वायर। ये होता है, ठीक है। चलो, तो ये सब गिवन, तो मुझे गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में देख लो। तो मुझे गिवन क्या है कि एनर्जी दे रखी है एस वेव स्कैटरिंग की, तो न्यूट्रॉन की पार्टिकल की 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज कॉल्ड 0.01 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल मेरे को 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दे रखा है। और यहाँ पर विड्थ कितनी दे रखी, 1.5 मीटर है। तो एस वेव स्कैटरिंग अपन जस्ट इसका पिछले वाला क्वेश्चन जो करके आए हैं, एस वेव स्कैटरिंग, तो एस वेव स्कैटरिंग के लिए जो सिग्मा टी आता है, तो सिग्मा टी इज इक्वल टू क्या आएगा, 10 QA अपॉन QA -1 का होल स्क्वायर। ये मेरा एस वेव स्कैटरिंग का पिछला जो क्वेश्चन था उससे रिलेटेड ही है, तो वही है। और उसको जब मैं सोल्व करूँगा, यहाँ पर Q क्या होगा, Q इज इक्वल टू रूट, यहाँ पर मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूँगा, c² h² c² E प्लस V0। ओके, और इसको जब सोल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जोड़ना, मतलब 0.01 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना, इससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो तुम आराम से इसकी कैलकुलेशन कर लेना। तो इसका जो सिग्मा टी का जो ऑर्डर आएगा, तो क्यू की वैल्यू निकल जाएगी, क्यू की वैल्यू निकाल कर इसमें रख देना। अब तुम्हें तो बस कैलकुलेशन ही तो करना है, क्यू की वैल्यू तो निकालना है इसमें। मेन तो क्या है दोस्त, क्यू की वैल्यू निकालना होता है। तो मेन तो क्यू की वैल्यू निकालना है, तो क्यू की वैल्यू निकाल कर सिग्मा टी का जो ऑर्डर आएगा वो 100 MB आएगा, मिली MB आएगा, सॉरी मिली MB आएगा, ठीक है। और 100 MB इसका आएगा। और 1 बान इज इक्वल टू 10⁻⁻28, तो 1 MB इज इक्वल टू 10⁻31 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सिग्मा टी का ऑर्डर आएगा। तो देखना इसका क्या आंसर तुम्हारे से आ रहा है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं दोस्त। फिर द डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का एक और फॉर्मूला है, द नॉन बेनिसिस क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखता हूँ, ये तो ये क्वेश्चन है। तो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया, द पार्टिकल्स एट अ गिवन वैल्यू ऑफ द वेव नंबर k इज अ फंड टू बी द डी सिग्मा अपॉन डी। द नॉन बेनिसिस फेज शिफ्ट क्या होगी, इसके लिए मुझे बताना है। तो भाई सीधी सी बात है, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, मुझे डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है। तो मैं जानता हूँ कि डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ थीटा का मोड का स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड, इसका वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ थीटा का एम्पलीट्यूड स्कैटरिंग की वैल्यू क्या होती है, समिशन L बराबर 0 से इंफिनिटी 2L + 1, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड स्कैटरिंग फाइंड आउट करना पड़ेगा, साइन डेल एल, और इसकी साइन डेल एल और ई की पावर आयोटा डेल एल और पी एल कोस थीटा। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला था। और डेल एल की वैल्यू क्या हो सकती है, डेल 0, डेल 1 और डेल 2 हो सकती है ये। तो अब मैं क्या करूँगा दोस्तों,
ये अब यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर भी आएगा क्योंकि एफ ऑफ थीटा की वैल्यू रखी है, तो एफ ऑफ थीटा का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा है, तो इसको जब ईजी करूँगा तो 1/k² के बार आ जाएगा, और अंदर का जो पार्ट रहेगा मोड लगाकर साइन डेल जीरो ई की पावर आएटा डेल जीरो, एल बराबर 0 रखा तो 2 0 + 1, तो कुछ प्रकार मैंने साइन डेल जीरो ई की पावर आएटा, और PL1 की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 ही रहती है, प्लस एल की वैल्यू 1 रखी तो 2 + 1 3 साइन डेल 1 ई की पावर आयोटा डेल 1, और PL कोस थीटा बराबर 0 की ही कंसिडर, थीटा बराबर 0 के लिए कंसिडर मान रहे हैं, और इसी ई की पावर आयोटा थीटा कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो PL कोस थीटा हो जाएगा, क्योंकि P1 कोस थीटा होता है दोस्त कोस थीटा, और P0 कोस थीटा होता है 1, तो P0 ये लीजेंडर पोलिनोमियल है। ठीक है, तो इसको मोड लगाकर यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया। अब इसको मेरे को बस सोल्व करना है, और सोल्व करना बस इजी वे में सोल्व करना है, इसको कैलकुलेशन सोल्व करनी है। 1/k² साइन डेल जीरो ई की पावर डेल जीरो ई 3 साइन डेल 1 आयोटा डेल 1 कोस थीटा, ये हो चुका है, साइन डेल जीरो ई की पावर माइनस आयोटा डेल जीरो प्लस 3 साइन डेल 1 प्लस और ई की पावर माइनस आयोटा डेल 1 और कोस थीटा। तो अब क्या करूँगा, 1/k² है, तो ये मैंने खोल दिए हैं, तो ये दो है ना मोड का स्क्वायर लगा, इसलिए इस अलग अलग कर दिए मैंने इनको। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद साइन स्क्वायर डेल जीरो बन जाएगा, प्लस 4 टर्म बनेगी, साइन डेल 1 साइन डेल जीरो ई की पावर आयोटा डेल 1 माइनस डेल जीरो कोस थीटा, प्लस 3 साइन डेल 1 कोस थीटा डेल साइन डेल जीरो ई की पावर आयोटा डेल 1 माइनस डेल जीरो, प्लस 9 साइन स्क्वायर डेल 1 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा की वैल्यू मेरे को कंपेयर करना है, क्योंकि मेरे को दे रखा है डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा की वैल्यू 3/4 पाई², तो कोस थीटा और कोस स्क्वायर थीटा के अलावा जो टर्म बनेगी, तो ये यहाँ पर देखता हूँ, कोस थीटा ये बार आ रहा है, और कोस स्क्वायर थीटा इसमें आ रहा है, कोस थीटा दोनों में आ रहा है, तो मेरे को कंपेयर करना है, दैट इज इसको जो, क्योंकि ये भी मेरा पास डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, और मुझे डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा को कंपेयर करना है इससे, तो 3 कोस थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड कंपेयर करना, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड कंपेयर करने के बाद 3/4k² की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, 1/k² साइन डेल जीरो, दैट इज कॉल्ड k0 से, तो साइन डेल जीरो की वैल्यू होगी 3/2, साइन स्क्वायर डेल जीरो की वैल्यू होगी मतलब √3/2, मतलब डेल जीरो की वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री आ गई। आगे नहीं आगे इसी प्रकार मैं कंपेयर कर सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा को, तो कोस स्क्वायर थीटा 9/k² आ रहा है साइन स्क्वायर डेल 1, तो कोस स्क्वायर थीटा को 9/k² आ रहा है यहाँ पर, इससे तो 9/4k² और इससे कंपेयर करा तो 9/k² साइन डेल 1 साइन स्क्वायर डेल 1, तो 9 तो कट गया, k² से k² कट गया, दैट इज कॉल्ड साइन स्क्वायर डेल 1 की वैल्यू 1/4 थी,
साइन डेल वन की वैल्यू 1/2, दैट इज कॉल्ड डेल वन की वैल्यू 30 डिग्री। तो डेल जीरो डेल वन की वैल्यू आ गई, तो डेल जीरो डेल वन की वैल्यू 30 डिग्री और 60 डिग्री आ चुकी है। ओके, इसके बाद अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। चलो, तो अब ये वाली प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। बहुत शानदार प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या गिवन है कि कंसीडर कर रहा है पोटेंशियल वी ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू समीशन V0 A क्यूब डेल क्यूब ऑफ आर द वेयर द आर वेक्टर आर द पोजिशन वेक्टर ऑफ द वर्टिक्स ऑफ द क्यूब ऑफ लेंथ एट द सेंटर एट द ओरिजिन एंड V नोट इज द कॉन्स्टेंट। द कंडीशन दे रखी है कि V नोट ए स्क्वायर ए इज अ विड्थ लेस देन क्या होता है दोस्तों, h स्क्वायर अपॉन 2m। तो द टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन जो होता है इन द लो एनर्जी लिमिट मुझे फाइंड आउट करना है। तो मतलब इसमें सिग्मा टी मुझे फाइंड आउट करना है और मुझे पोटेंशियल दे रखा है। तो भाई मैंने बताया कि तुझे सिग्मा टी है फाइंड आउट करने के लिए डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा फाइंड आउट होना चाहिए। तो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा फाइंड आउट होने के लिए तेरे पास एफ ऑफ थीटा फाइंड आउट। तो मैंने बताया था कि जो डी सिग्मा टी था वो उसको मुझे पोटेंशियल दे रखा था, तो पोटेंशियल से मैं आराम से निकाल सकता हूँ। तो अपन ने करा भी है भाई, क्वेश्चंस करे थे पोटेंशियल और इसमें रिलेशन देखा था ना, ऊपर के क्वेश्चंस देख ये वाला, इसमें भी वही था। तो पोटेंशियल गिवन था, तो एफ ऑफ थीटा को पोटेंशियल के कंपैरिजन में का और उससे अपन निकाले थे। तो वही एफ ऑफ थीटा पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देख तेरा जो एफ ऑफ थीटा है वो एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू, मैंने -2 न्यू ले ले या m ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो -m तो -m 2 h कट स्क्वायर e की पावर आयोटा q डॉट r वेक्टर ले रखा है, v ऑफ r ले रखा है और डील क्यू r ले रखा है। तो इससे आराम से ये पोटेंशियल मुझे ये रहा, बड़ा सारा पोटेंशियल है। तो इस पोटेंशियल को इसमें रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रखने के बाद 2 h का स्क्वायर, ठीक है, 2 h का स्क्वायर समीशन आ गया, क्योंकि यहाँ पर भी समीशन लगा हुआ है। तो समीशन आ गया, ई की पावर, क्योंकि इंटीग्रेशन चल रहा है, ई की पावर क्यू डॉट आर डेल क्यूब आर वेक्टर माइनस आर नोट डी क्यूब ऑफ आर। क्या है दोस्त, डी क्यूब ऑफ आर। ओके, डी क्यूब ऑफ आर। तो ये हो चुका है। अब इसको मुझे क्या करना है, सोल्व आउट करना है। तो इसको क्या लूँगा दोस्त, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर आई हो जाएगा। और मैं जानता हूँ कि ये जो डिराक डेल्टा फंक्शन होता है ये आर आई के लिए क्या होगा, इज इक्वल टू 1। जब आर इज इक्वल टू आर आई होगा, दैट इसका ये डिराक डेल्टा फंक्शन है, तो डेल क्यूब आर वेक्टर माइनस आर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज कॉल्ड, मेरे पास जो फंक्शन आएगा एम वी नोट ए क्यूब अपॉन 2 h कट स्क्वायर समीशन आई ई की पावर आयोटा क्यू डॉट क्यू वेक्टर डॉट आर आई वेक्टर। और क्यू इज क्या होगा, वेरी स्मॉल। तो क्या होता है, क्यू मोमेंटम चेंज होता है जो वेरी स्मॉल होता है, जो के वेक्टर माइनस के नोट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी वैल्यू जो होती है लगभग दोस्तों 1 हो जाती है, और ये एनर्जी को बता रहा है। ओके, तो माइनस वी नोट ए क्यूब अपॉन 2 h कट स्क्वायर समीशन 1 है। और समीशन 1 की वैल्यू क्या होती है,
तो यहाँ पर जो समीकरण 1 की वैल्यू आएगी दोस्तों वो 8 आएगी। 8 क्यों आएगी? क्योंकि ये बात कर रहा था पोटेंशियल कंसिडर द वर्टेक्स वेक्टर्स ऑफ द क्यूब। तो क्यूब में कितने होते हैं वर्टेक्स, कितने होते हैं दोस्तों? 8 वर्टेक्स होते हैं। तो ये इसकी जो रेंज आएगी वो 1 से लेकर 8 तक आएगी। तो इसमें समीकरण 1 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्त? 8 आएगी। एन की होती है ना समीकरण 1 की वैल्यू, एन होती है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वर्टेक्स की बात कर रहा है, तो एन वाज इक्वल टू 8। तो ये 8 से ये कट जाएगा 4 बार। तो इसका जो आंसर आएगा फाइनल, जो मैं कैलकुलेशन करने के बाद एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू -4 V0 a क्यूब अपॉन पाई h कट स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा कॉमा वाई। ये मेरे पास आंसर आएगा 16 m0 स्क्वायर V0 स्क्वायर a की पावर 6 अपॉन पाई स्क्वायर h कट की पावर 4। दैट इज ऑप्शन इज राइट। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। आइएगा इसको सिग्मा निकालना है ना भाई, सिग्मा टी निकालना। सिग्मा टी इज इक्वल टू क्या होगा? समीशन और 16 m स्क्वायर V0 स्क्वायर a की पावर 6 अपॉन पाई स्क्वायर h कट की पावर 4 और डी ओमेगा। तो ये जो तुम देख रहे हो, तो ये पूरी चीज़ क्वांटिटी क्या हो रही है, ना थीटा पर डिपेंड कर रही है ना ओमेगा पर, ये तो बाहर निकल जाएगी। तो ये बाहर निकलने के बाद 16 m स्क्वायर V0 स्क्वायर a की पावर 6 पाई स्क्वायर h कट की पावर 4 और ये डी ओमेगा आएगा। तो दैट इज कॉल्ड, ये जो डी ओमेगा रहेगा ये होता है दोस्तों साइन थीटा डी फाई। और इसकी जो वैल्यू 0 से लेकर पाई तक और 0 से लेकर 2 पाई, तो इसकी वैल्यू निकालोगे, देखिए आएगा 4 पाई। तो 4 पाई की वैल्यू यहाँ पर रख दोगे तो ये 4 पाई से पाई कट जाएगा। तो फाइनल मेरा आंसर बन जाएगा मेरे भाई, तो 4 इंटू 64 कितना बन जाएगा? 4 इंटू 16, तो इसका आंसर हो जाएगा 64 m स्क्वायर V0 स्क्वायर a की पावर 6 पाई h कट की पावर 4। तो ये मेरा क्या होगा? सिग्मा टी हो जाएगा। तो पाई h कट की पावर 4 आ ही जाएगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, बहुत टाइम हो चुका है, अब फटाफट करते हैं। अब ये भी नेट की प्रॉब्लम है, जो इसमें दे रखा दोस्तों, फेज शिफ्ट दे रखी, जो ऑब्जर्व किया जाता है ऑफ अ पार्टिकल ऑफ एनर्जी 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो when the beam energy is a change in the observed the phase shift there is a 60 degree, the assuming the S wave scattering is relevant, the cross section does not change। तो क्रॉस सेक्शन मेरा क्या होता है दोस्तों? चेंज नहीं होता है। तो क्रॉस सेक्शन डज नॉट चेंज, तो द बीम एनर्जी मुझे निकालनी है। तो भाई क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होता, दैट मीन्स का मतलब क्या है? तो सिग्मा 1 बराबर क्या होगा दोस्तों? सिग्मा 2 हो जाएगा। मतलब मेरा क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आराम से निकाल सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो देखते हैं। अब मैं फटाफट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इसमें क्या है दोस्तों, इस प्रकार से है कि ये एक एनर्जी है, इसकी एनर्जी E1 है। तो इसकी एनर्जी E1 है जो 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसका जो फेज शिफ्ट है वो 30 डिग्री है। इसी प्रकार इसकी एनर्जी क्या है? E2 है, जो मुझे पता नहीं, फाइंड आउट करना है। उसका फेज शिफ्ट कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। और मेरे को बोल रखा है कि क्रॉस सेक्शन डज नॉट चेंज, दैट मीन्स सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 आ जाएगा। तो सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 आ जाएगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू मतलब 4 पाई के स्क्वायर रहता है, समीशन 2l+1 होता है, साइन स्क्वायर डेल एल होता है। तो 4 पाई के स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर डेल 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एस वेव की बात कर रहा है और एस वेव के लिए एल बराबर 0 रहता है, और सभी उसके अलावा सबको मेरे को कंसीडर नहीं करना है। ठीक, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 2m ई अपॉन एच कट स्क्वायर होता है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर 4 पाई एच कट स्क्वायर 2m ई, के स्क्वायर की वैल्यू मैंने रख दी है, और साइन स्क्वायर डेल 0 हो जाएगा। अब मेरे को क्या होगा? क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होता, मतलब सिग्मा 1 बराबर होगा भाई सिग्मा 2 के। तो साइन स्क्वायर डेल 1 E1 इज इक्वल टू
साइन स्क्वायर डेल 2 अपॉन E2, दैट इस काल मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 30 अपॉन 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और डेल 1 की बात कर रहा है, और ये डेल 1 फेज शिफ्ट है, ये डेल 2 फेज शिफ्ट है, और ये साइन स्क्वायर 60 E2 मुझे निकालना है। तो E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, E2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप करते हैं। इसमें क्या बोल रखा है भाई, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन बाय द टारगेट इज अ गिवन दे रखा है। तो मुझे टारगेट दे रखा है डिफरेंशियल, उसमें डी सिग्मा अपॉन इसकी वैल्यू दे रखी है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एन इज़ अ फ्लक्स ऑफ द इनकमिंग पार्टिकल, द नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट टाइम। तो दोस्तों आप एक बार ट्राई करिए पॉज करके इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसमें डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा की वैल्यू दे रखी है, मुझे सिग्मा एन निकालना है। तो सिग्मा एन क्या होगा, टोटल पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट टाइम, टोटल स्कैटर्ड पार्टिकल पर यूनिट टाइम होगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा की वैल्यू ये है। तो मैं यहाँ से सिग्मा इज इक्वल टू क्या कर सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर डी ओमेगा रख सकता हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, डी ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा डी फाई होता है नहीं होता। तो यहाँ से अब यहाँ पर डी फाई तो किसी पर डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो ये 2 पाई में इसका बाहर निकाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 2 पाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन लगा दूँ 0 से लेकर पाई तक होगा थीटा का। तो साइन थीटा डी थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो इसका जो हम कैलकुलेशन करोगे तो 4 पाई ए स्क्वायर प्लस बी की पावर 4/3, दैट इज़ आंसर आ जाएगा इसका, है ना। तो 4 पाई एन डी की पावर 4 बी स्क्वायर बाई थीटा, तो इसका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन के अंदर ही आता है। इसमें क्या करना था, पार्टिकल विद द इनकमिंग वेव वेक्टर दे रखा है कि वेक्टर आफ्टर द बीन स्केटर्ड बाय द पोटेंशियल दे रखा है, द गोज द वेव वेक्टर द डिफरेंशियल स्केटिंग क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट इन द फर्स्ट बोन अप्रोक्सीमेशन डिपेंड करेगा। तो ये मुझे निकालना है। तो भाई क्या करना है, क्योंकि मेरे को पोटेंशियल मेरा क्या है C/R² और एफ ऑफ थीटा कोमा फाई है। तो एफ ऑफ थीटा कोमा क्या फाई क्या होता है, 2 न्यू बोल दे या एम बोल दे, 2 न्यू बोल दे या एम बोल दे। पार्टिकल इनकमिंग हो रहा है, तो यहाँ पर एम क्यू एच कट स्क्वायर आर वी ऑफ आर और साइन क्यू आर ही जरूरत है। तो मुझे क्या करना है कि कैलकुलेट करना है फर्स्ट बोर अप्रोक्सीमेट डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालना है, दैट इज़ कॉल सिग्मा की वैल्यू निकालनी है कि वो के ऊपर किस प्रकार से डिपेंड करती है। तो मुझे इसके लिए डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा निकालना पड़ेगा। डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा के लिए एफ ऑफ थीटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ थीटा कोमा फाई का मोड का स्क्वायर होता है नहीं होता सॉरी दोस्तों, ठीक है। तो -2m क्यू अपॉन एच कट स्क्वायर, आर की वैल्यू दे दी, वी ऑफ आर की वैल्यू C/R² मैंने पुटअप कर दी है, साइन क्यूब ऑफ आर डी है। तो ये हो गया है -MC क्यू एच कट स्क्वायर और साइन क्यू ऑफ आर अपॉन आर डी आर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्यू ऑफ आर को टी मान लिया, क्यू डी आर इज इक्वल टू डी टी हो चुका है, डी आर इज इक्वल टू डी टी अपॉन क्यू हो गया है, दैट इज कॉल। इसको पुटअप करने के बाद 2 न्यू सी, न्यू क्या एम सी हो जाएगा, एम सी अपॉन क्यू एच कट स्क्वायर, और ये 1 अपॉन क्यू, और ये जब साइन टी अपॉन टी डी टी हो जाएगा। ये जो चीज़ है साइन टी अपॉन टी, ये डज नॉट डिपेंड कर रही है ऑन क्यू पर।
तो क्यू पर डिपेंड कर ही नहीं रहा भाई, तो मेरे पास सीधा सा बोल सकता हूँ 2mc क्यू स्क्वायर एच कट स्क्वायर दैट इज कॉल एफ ऑफ थीटा कोमा फाई। तो एफ ऑफ थीटा कोमा फाई इज रेसिप्रोकल रहेगा क्यू स्क्वायर के, सॉरी यहाँ पर क्यू, एक जो क्यू यहाँ रहेगा एक ऊपर क्यू भी आएगा क्योंकि क्यू साइन थीटा आएगा ना। तो ये क्यू से ये क्यू कट जाएगा, तो यहाँ पर क्यू ही रहेगा भाई, गलती क्यू ही रहेगा। तो एफ ऑफ थीटा जैसे पोकल रहेगा क्यू, और डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा प्रोपोर्शनल रहता है एफ ऑफ थीटा कोमा एफ ऑफ थीटा के मोड के स्क्वायर। तो दैट मीन्स कॉल ये 1 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और सिग्मा भी इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा 1 क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू रहता है एफ ऑफ थीटा कोमा पाई और साइन थीटा डी फाई, और साइन थीटा डी फाई की वैल्यू डायरेक्ट क्या होती है 4 पाई होती है। तो सिग्मा है डायरेक्टली 1 क्यू स्क्वायर, तो ये क्या रहेगा प्रोपोर्शनल 1 क्यू स्क्वायर के। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट पार्ट मूव करते। अब ये बहुत लास्ट क्वेश्चन है, फिर अपन बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे यार, बहुत बड़ा हो गया है। तो द पार्टिकल इज़ द वेव एक्सेशन द स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन दे रखा है, वापस वही है। तो ये मेरे को ये फॉर्मूला मैंने तुझे याद भी करवाया है, बार बार याद करवाता आ रहा हूँ। थीटा इज़ द स्कैटरिंग एंगल दे रखा है फॉर सर्टेन न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस की स्कैटरिंग हो रही है। इट इज़ अ फाउंड द ट्रू डेल फेज शिफ्ट होता है, लोवेस्ट फेज शिफ्ट डेल 0 डेल 1 करेस्पॉन्डिंग टू एस वेव एम पी वेव की बात कर रहा है। डेल 1 इज इक्वल टू डेल 0/2 दे रखा है। ओके, देर इज द अदर फेज शिफ्ट नेग्लिजिबल मानिए डेल 2, मतलब डी वेव जो है सब भी L बराबर 2 L बराबर 3 इन सब के लिए 0 मानना है। तो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज मिनिमम फॉर द कोस थीटा। तो भाई मुझे क्या फाइंड आउट करना है इसके लिए, मुझे निकालना है कि कोस थीटा जो है ना, कोस थीटा की वो वैल्यू निकालनी है, इसके लिए डी कोस थीटा की वैल्यू मिनिमम हो जाए, दैट इज कॉल्ड मिनिमम हो जाए, वो वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो ये मुझे दे रखा है डी ओ कोस थीटा इज इक्वल टू, मैं जानता हूँ डी सिग्मा अपॉन डी कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी कोस थीटा प्लस सी कोस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू मिनिमम करनी है, तो इसकी वैल्यू मिनिमम करने के लिए मैं इसको 0 के इक्वल पुट कर सकता हूँ तो इसको मैं 0 के इक्वल पुट कर सकता हूँ। तो मेरे पास ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ए बी सी इन्हें, तो डेल 1 इज इक्वल टू डेल 0/, तो ये मेरे पास डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, इसको मिनिमम करना है ना भाई, तो इसको मान ले तू एस मान ले, ठीक है, या डी मान ले, क्योंकि डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को डी मान ले, ठीक है। इसको मिनिमम करना है तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा और कोस थीटा की वो वैल्यू निकालनी है, इसके लिए डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या हो जाए मिनिमम हो जाए। तो इसका जो डी आएगा, इसका जो कोस थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूँ, इसको ये 0 होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट केस है इसका, मतलब इसको मैंने डी कंसीडर कर दिया, तो ये मिनिमम तभी होगा, उस ये मिनिमम हो उसके लिए कोस थीटा की क्या वैल्यू रहे। तो मैंने इसको क्या कर दिया 0 पुटअप कर दिया। तो इसका मैं डेरिवेटिव करूँगा, तो इसका डेरिवेटिव आएगा डी थीटा डी अपॉन, और डी की वैल्यू क्या है ए, तो ए तो 0 होगा, बी आएगा और 2c कोस थीटा आ जाएगा। दैट इस काल मैं इसको 0 कर रहा हूँ, तो कोस थीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी दोस्त -b2b अपॉन सी हो जाएगी। तो अब मैं बी की वैल्यू मेरे पास जानता ही हूँ, बी की वैल्यू क्या होती है c/k² साइन डेल 0 साइन डेल 1 कोस डेल 1 माइनस डेल 0। इसी प्रकार c की वैल्यू 9k² और साइन स्क्वायर डेल 1, ठीक है। डेल 1 और डेल 2 में तेरे को रिलेशन दे रखा है, तो इन सबको तेरे को पुटअप करके कोस थीटा की b और c की वैल्यू आराम से पुटअप कर सकता है। डेल 1 इज इक्वल टू डेल 0/2 कर देना और कैलकुलेशन कर देना, तेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आंसर
आ जाएगा। ठीक है, चलो अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में करेंगे जो बाकी क्वेश्चंस थे। थैंक्स तो फॉर द वाचिंग द वीडियो। चलो ऑल द बेस्ट।